हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और ये अपना टर्म 2 का जो है लास्ट लेक्चर रहने वाला है। मैंने आप सभी को बताया था कि मैं सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन करवाऊंगा, तो ये लास्ट चैप्टर अपना अब आ गया है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, ऑब्वियसली केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस मतलब जहां पर दो चीजें मिलती हैं, जहां पर दो चीजें मिलती हैं उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री होगी वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? एडजॉर्प्शन पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंसेस आप लोग जरूर से जरूर याद रख लेना। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन भी हम लोग देखेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशंस देखेंगे। चलो तो फटाफट से देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या करती है। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली इंटरफेस से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड चीजों में डील करती है। बाउंड्री से रिलेटेड जैसे मान लो कि जैसे ये है, देखो भाई, मान लो कि अपने पास में एक कंटेनर है, उसमें 3 लिक्विड भरे हुए, तो ये अपना सरफेस हो जाएगा क्योंकि नीचे कोई अलग लिक्विड है, ऊपर कोई अलग लिक्विड है, तो सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मान लो इंटरफेस हो जाएगा बिटवीन 2 लिक्विड्स। समझ रहे हो क्या? तो बाउंड्री जो है वो सॉलिड सॉलिड भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकती है, लिक्विड लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड गैस भी हो सकती है, लिक्विड गैस भी हो सकती है, किसी भी टाइप की बाउंड्री हो सकती है। ठीक है ठीक है, तो हम लोग एडजॉर्प्शन पे आते हैं सीधा, बिना फालतू की बातें किए हुए। एडजॉर्प्शन पे आते हैं तो भाई मान लो ये चौक है, आपने इसको इंक में डिप कर दिया। ठीक है, ये चौक है, इसको आपने इंक में डिप कर दिया तो क्या होगा? चौक पूरा नीला हो जाएगा। चौक क्या होगा? पूरा नीला हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस चौक को तोड़ के देखोगे तो अंदर से तो वो सफेद ही रहेगा, अंदर से सफेद ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो चौक के सरफेस पे ही सिर्फ चिपके हैं, बल्क के अंदर नहीं गए हैं। देखो ध्यान से देखो, ये मान लो इंक है, आपने चौक को क्या किया? इंक में डिप कर दिया, तो चौक क्या हो जाएगा? पूरा नीला हो जाएगा। सही है कि नहीं है? चौक क्या हो जाएगा? पूरा नीला हो जाएगा। लेकिन जो नीला होगा वो सिर्फ बाहर बाहर से होगा भाई। क्या बोल रहा हूं? बाहर बाहर से होगा। ये चौक में आपने डिप किया तो चौक पे इंक के पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, ब्लू ब्लू कलर के, ये सरफेस पे चिपकेंगे। अगर आप इस चौक को तोड़ के देखते हो तो अंदर से वो क्या रहेगा? पूरा सफेद ही रहेगा। ऐसे ही एक्टिवेटेड चारकोल होता है, वो गैसेस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जैसे जहां पे माइनिंग वगैरह होती है, तो माइनिंग वगैरह वाली जगह पर जब हम लोग अंदर जाते हैं तो भाई अंदर काफ़ी सारी पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। तो उस केस में हम लोग ना मास्क लगा के जाते हैं, और वो जो मास्क है ना उस पर एक्टिवेटेड चारकोल रखा रहता है। तो जब गैसेज आएंगी तो वो मास्क क्या करेगा? उन गैसेज को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब, सरफेस पे ही चिपका लेगा। हम लोग सांस लेंगे, उसमें पॉइजनस गैसेस अंदर नहीं जाएंगी। तो ये भी एब्जॉर्प्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बेसिकली द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड। सरफेस से बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ भी आपको यहाँ पर ना नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लिक्विड रिजल्टिंग इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस देन इन द बल्क इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सरफेस पे पार्टिकल्स अक्यूमुलेट ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे सिलिका जेल होता है, आपने कभी नई पानी की बोतल खरीदी होगी तो उसमें ऐसे छोटा सा एक वो आता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर की ऐसे छोटी सी क्या आती है, कुछ तो आता है, उसको सिलिका जेल बोलते हैं। तो वो क्या करता है? बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक एड्जॉर्बेंट, एक एड्जॉर्बेट क्या होता है भाई। जैसे मान लो वो जो चौक था, ये चौक का सरफेस है, तो और उस पे इंक के पार्टिकल्स चिपक गए थे, तो जो चौक है उसको मैं क्या बोलूंगा? एड्जॉर्बेंट बोलूंगा। मतलब जो एड्जॉर्ब कर रहा है, जो एड्जॉर्ब कर रहा है, जो एड्जॉर्ब कर रहा है। और एड्जॉर्बेट मतलब जो एड्जॉर्ब हो रहा है, जो एड्जॉर्ब हो रहा है, जो एड्जॉर्ब हो रहा है। तो जैसे इधर की तरफ देखो, इसके सरफेस पे ये पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, तो इसको तो मैं क्या बोलूंगा? एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट मतलब जो एड्जॉर्ब कर रहा है, और जिसका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ये पार्टिकल्स चिपके हैं देखो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एड्जॉर्बेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एड्जॉर्बेट। और ये प्रोसेस क्या हो गया? एड्जॉर्प्शन हो गया। सही है। मान लो आपने क्या किया, ये जो एड्जॉर्बेट था ना,
अपने चोक और इंक वाले एग्जाम्पल में याद करना, एडजोर्बेंट कौन होगा, जो चोक था, जो चोक का सरफेस था वो एडजोर्बेंट होगा, और जो इंक के पार्टिकल्स थे वो एडजोर्बेट होंगे। सही है। अब मान लो कि आपने इस पार्टिकल्स को रिमूव करके अलग कर दिया, तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा डिजॉर्प्शन। सो अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिजॉर्प्शन, अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिजॉर्प्शन। ठीक है, तो डिजॉर्प्शन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट वाज एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। जैसे मान लो कि ये अपना एडजॉर्बेंट है, क्या है बोलो, एडजॉर्बेंट है। ठीक है, और इसके सरफेस पे ये पार्टिकल्स चिपके हुए थे, मतलब एडजॉर्प्शन हो रखा था। आपने क्या किया, इसको घिस दिया, पूरे सरफेस को सैंड पेपर से या किसी भी चीज से घिस दिया, या टेम्परेचर हाई कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पार्टिकल्स हट गए, और पार्टिकल्स हट गए तो खाली ऐसे बच गया ये एडजॉर्बेंट, और पार्टिकल्स निकल के भाग गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। इधर की तरफ आएंगे तो डिजॉर्प्शन, इधर की तरफ जाएंगे तो वापस से एडजॉर्प्शन हो जाएगा। क्यों, इधर की तरफ जाएंगे तो वापस से एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ जाएंगे तो एडजॉर्प्शन, इधर की तरफ जाएंगे तो डिजॉर्प्शन। एक और प्रोसेस होता है ओक्लूजन। ये ओक्लूजन जो है वो एडजॉर्प्शन के लिए ही एक स्पेशल नाम होता है। जब सॉलिड सरफेस पे गैसेस का एडजॉर्प्शन होता है, ये सॉलिड है और इसके सरफेस पे मान लो किसी गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं विच इज नोन एज ओक्लूजन। सॉलिड के सरफेस पे अगर गैस का एडजॉर्प्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओक्लूजन। तो कौन कौन से टर्म हो गए, एडजॉर्प्शन, उसमें अपना आ गया एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, डिजॉर्प्शन और ओक्लूजन। समझ में आ गया, अंडरस्टूड है। चलो बहुत ही बढ़िया, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म एक्चुअली क्यों होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये लिक्विड है, ये एयर है, तो लिक्विड के जो बल्क वाला जो पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो बल्क वाला पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है बोलो, बल्क वाला, मतलब जो अंदर है। इसमें अगर आप किसी पार्टिकल पे फोकस करोगे, किसी पार्टिकल पे फोकस करोगे तो चारों तरफ उसको एक जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, हर तरफ एक जैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। बोलो, अरे भाई मान लो ये वाला पार्टिकल इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, मतलब नेट फोर्स क्या है इस पे, 0 है। एफ नेट की वैल्यू क्या है बोलो, 0। लेकिन अगर आप बल्क वाले पार्टिकल को देखोगे, किसको देखोगे बोलो, बल्क वाले पार्टिकल को देखोगे, ये एफ नेट 0 हो गया। अगर बल्क वाले पार्टिकल को देखोगे तो एयर वाले पार्टिकल्स और लिक्विड वाले पार्टिकल्स तो इधर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एयर वाले पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो एफ नेट क्या होगा, ओवरऑल नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा। बोलो सही है कि नहीं है, एफ नेट क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एफ नेट क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। एयर वाले पार्टिकल्स कुछ अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, या फिर हो सकता है ना लगा रहे होंगे। तो अब देखो डिफरेंस क्लियर हो गया। जो बल्क वाले पार्टिकल्स है वो इक्विलिब्रियम में है, सरफेस वाले पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं सरफेस पे, इसीलिए सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है। तो कोई पूछेगी एडजॉर्प्शन क्यों होता है सरफेस पे, तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस एट द सरफेस एज कंपेयर टू इन द बल्क। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो, तो अब यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जब एडजॉर्प्शन होता है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, सरफेस पे चिपकेंगे, मतलब कोई बॉन्ड बनेगा। और केमिस्ट्री में याद रखना, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो याद रखना डेल्टा एच एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, या फिर एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये ना आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है, एडजॉर्प्शन में हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव ही क्यों आती है। इसका एक और भी केमिस्ट्री से एक्सप्लेनेशन है, एक और भी एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एडजॉर्प्शन में अगर हम लोग देखो चौक को इंक में डाला तो पार्टिकल्स अपने आप चिपक गए, हमने तो कुछ नहीं किया, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या होगी बोलो, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। डेल्टा एस है एंट्रोपी चेंज,
क्या है बोलो, एंट्रोपी चेंज, वो भी डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। अरे क्योंकि मान लो एडजॉर्प्शन से पहले देखोगे तो पार्टिकल्स इधर उधर भाग सकते हैं, गैस के पार्टिकल्स मान लो इधर उधर भाग सकते हैं, फ्री हैं। लेकिन जब उनका एडजॉर्प्शन हो गया है तो सरफेस पे चिपक गए हैं, उनकी फ्रीडम क्या हो गई है, कम हो गई है, उनका मूवमेंट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसलिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, उनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है, ध्यान से सुनना ये बात, एक्सप्लेनेशन आ सकती है, एक्सप्लेन वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक ही क्यों होता है, तो उसमें हमको यही एक्सप्लेनेशन से करना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। डेल्टा एस नेगेटिव है क्योंकि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, फ्रीडम कम हो रही है। तो अब देखो ना, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे बोलो, माइनस और माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। अरे ये माइनस लगा हुआ है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू प्लस हो गई और ये हमको नेगेटिव चाहिए, तो इसको नेगेटिव बनाएगा कौन, डेल्टा एच बनाएगा। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी यार भाई, डेल्टा एच की वैल्यू -100 -20, ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो -100 + 20। देखो ना, ये तो प्लस बन जाएगा, तभी तो वैल्यू -80 आएगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू मान लो प्लस होती और फिर -20, तो ये वैल्यू तो आंसर 120 आ जाता, पॉजिटिव आता, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। तो याद रखना है, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होती है और ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये वैल्यू तो प्लस हो गई। अब इसको ओवरऑल वैल्यू को नेगेटिव कौन बनाएगा, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। और अगर साइन याद रखना है तो याद रख लो, तीनों के तीनों ही नेगेटिव होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं बोलो, नेगेटिव होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं बोलो, नेगेटिव होते हैं। तो मैंने बता दिया, देखो, एज द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट हेल्ड ऑन द एडजॉर्बेंट, जैसे वो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आएंगे उनकी फ्रीडम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डेल्टा एस एडजॉर्प्शन क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो फिर ये वही वाली बात मैंने बता दी। डेल्टा जी के बारे में क्या बोलोगे, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और जब एडजॉर्प्शन रुक जाएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जी 0। अब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, डेल्टा एच को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या, डेल्टा एच को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। किसमें, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। एडजॉर्प्शन में एडी आता है, क्या आता है बोलो, एडी, और एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, एबी। एबी और इधर है एडी, बस खाली बी और डी का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एडजॉर्प्शन में देखोगे तो पार्टिकल्स खाली सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, एब्जॉर्प्शन में देखोगे तो बल्क में भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इधर की तरफ एडजॉर्प्शन का डायग्राम बना के बता देता हूं। ये एडजॉर्प्शन है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, खाली सरफेस पे रहेंगे। कहां पे रहेंगे, सरफेस पे। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये है एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना, सरफेस पे भी रहेंगे और बल्क में भी रहेंगे, ऐसे यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन रहेगी। ये एब्जॉर्प्शन है, ये एडजॉर्प्शन है। ठीक है, तो डेफिनेट यहां पर एक ये डिफरेंसेस पूछ सकते हैं आपसे, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड। सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू बल्क। इधर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी सरफेस पे उतनी बल्क में भी रहेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज रैपिड इन बिगिनिंग एंड रेट स्लोली डिक्रीजेस। एब्जॉर्प्शन शुरू में तेज होता है, फिर थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म रेट पे होता है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें देखो डायग्राम देखो। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, बल्क में भी इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब ओक्लूजन की बात कर लेते हैं। ओक्लूजन क्या बताया था, जब गैसेस का एडजॉर्प्शन होता है ऑन द सॉलिड सरफेस, तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये सवाल भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक, नेचर ऑफ गैस, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस है, अलग एडजॉर्प्शन होगा।
हीलियम है कुछ अलग एड्जॉर्प्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है कुछ अलग होगा, अमोनिया है कुछ अलग होगा। यहाँ पर नेचर ऑफ गैस में ना एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। नेचर ऑफ गैस में एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर कोई गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है तो उसका एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि किसी गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, ईजियर विल बी द एड्जॉर्प्शन, ईजियर विल बी द एड्जॉर्प्शन। किसी गैस में अगर आप बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसका एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बोलो, आसान होगा। तो नेचर ऑफ गैस में इस पे डिपेंड करेगा। जैसे अमोनिया है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन है उसमें कुछ नहीं होता, तो अमोनिया में जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2 हाइड्रोजन गैस। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट भी डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक एरिया पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा, प्रेशर का भी फर्क पड़ेगा। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक्टिवेशन से क्या मतलब है आपका, एक्टिवेशन मतलब किसी एड्जॉर्बेंट को आप घिस दोगे तो क्या होगा कि उस पे जो सरफेस पे पहले से कोई चीज़ें अगर चिपकी हुई होंगी तो वो निकल जाएंगी और नई चीज़ों को जगह मिलेगी, तो दैट इज नोन एज एड्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। चलो ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस पे मैंने बता दिया कि कोई आसानी से लिक्विफिएबल गैसेज जो होती हैं, जिन गैसेज को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, उनको हम लोग आसानी से एड्जॉर्प्शन हो सकता है उनका। या फिर इजीली लिक्विफिएबल गैसेज जैसे CO2 हो गई, HCl हो गई, अमोनिया हो गई, Cl2 हो गई, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। इनफैक्ट अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यार, अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो गैसेज आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो आपसे एक एग्जांपल कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि ये गैस A है, ये गैस B है और ये गैस C है, ठीक है, और इनका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है बोलो, क्रिटिकल टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, 123 डिग्री सेल्सियस, -175 डिग्री सेल्सियस। बताइए कि कौन सी वाली गैस को हम लोग आसानी से एड्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, या फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इसका सबसे ज़्यादा है, किसका, गैस B का, दिख रहा है क्या, गैस B का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो गैस B का एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा बोलो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, गैस B का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में देखेंगे तो A आएगा और सबसे कम किसका आएगा, C आएगा, बोलो, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, -175। अरे नेगेटिव में है यार, बहुत ही कम है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना बात। तो यहाँ पर ये बात भी आ जाएगी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। चलो बढ़िया है भाई। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट की। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या होगा यार, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, ये बात भी बोल सकते हैं। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे भी डिपेंड करेगा। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, वो गैसेज को आसानी से एड्जॉर्ब कर लेता है। जैसे पॉइजनस गैसेज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पॉइजनस गैसेज जो अपनी माइनिंग वगैरह में पॉइजनस गैसेज रहती हैं उनको एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्ब कर लेता है। तो मास्क में ना एक्टिवेटेड चारकोल ही यूज होता है। देखो ऐसा ही है, ऐसा कुछ मास्क रहता है और इसमें अंदर एक्टिवेटेड चारकोल रहता है, दिख रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। चारकोल एंड सिलिका जेल जो हैं दे आर एक्सटेंट एड्जॉर्बेंट बिकॉज दे हैव हाईली पोरस स्ट्रक्चर एंड लार्ज सरफेस एरिया। जितने ज़्यादा पोरस स्ट्रक्चर होगी, जितने ज़्यादा छेद वाली स्ट्रक्चर होगी, उसमें एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट ये समझ में आ गया। पाउडर्ड फॉर्म में याद रखना सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। अरे भाई ऐसे समझो आप, ये एक एड्जॉर्बेंट है तो सरफेस एरिया होगा, इसको आप यहाँ से काट दोगे तो ये वाला एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो गया ना, और इधर भी ऐसे एक्स्ट्रा, ये दो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो गए यार ये वाले, फिर और काट दोगे तो और एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट होते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा काटते जाओगे, जितना ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करते जाओगे, सरफेस एरिया क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अंडरस्टूड। टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं।
तो टेम्परेचर में यहां पर एक्चुअली दो तरह के हो सकते हैं। देखो टेम्परेचर में दो तरीके से आ सकता है, मैं आपको समझाऊंगा टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अलग होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन में अलग होगा, तो मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा। लेकिन आपको ये समझना है कि हाँ भाई टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब आता है प्रेशर, तो प्रेशर पे क्या होगा यार, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मैं आपको समझाता हूँ। अब उसके बाद में आएगा एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या है? एक्टिवेशन का मतलब है कि उसकी एड्जॉर्बिंग पावर को बढ़ाना। अब एड्जॉर्बिंग पावर को कैसे बढ़ाओगे? तो उसको घिस दो बाई मैकेनिकल रबिंग और बाई सब्जेक्टिंग देम टू सम केमिकल रिएक्शंस। तो उससे क्या होगा, उनका जो पहले से उन पे कुछ अगर चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो वो निकल जाएंगी और उससे उनका आसानी से एड्जॉर्प्शन नई चीज़ों का हो पाएगा। ठीक है, तो सरफेस को हम लोगों ने रफ बना दिया, घिस दिया। उसके अलावा उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर दिया। देखो यही मैं बता रहा था, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करोगे तो सरफेस एरिया अपने आप ही बढ़ जाएगा। और इतना छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देते हैं कि पाउडर ही बना देते हैं हम लोग उसका। तो पाउडर में उसकी एक्टिवेशन पावर या फिर एड्जॉर्बेंट पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने एकदम ही पतला पतला कर दिया तो फिर उसमें दिक्कत भी आ सकती है। बाय रिमूविंग ऑफ गैस ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड, ये वाला पॉइंट देख लो भाई। मान लो पहले से कोई गैस एड्जॉर्ब्ड है तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो जगह खाली होगी। अरे तुम्हारी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है तो दूसरी गर्लफ्रेंड कैसे बना लोगे यार? अपने दिल की जगह खाली करोगे तभी तो कोई दूसरी अलग आएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा ही पूछा जाएगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है यार, केमिकल एड्जॉर्प्शन मतलब एक्चुअली एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सो द फोर्सेज बिटवीन द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड एड्जॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज सच एज केमिकल बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। मतलब आप ऐसे समझो यार, आप ऐसे समझो कि आपने दो तरीके से सोचना है। मान लो ये एक दीवार है तो मैंने दीवार को बस खाली टच कर दिया, दीवार को टच कर दिया, ये तो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और मैं बन जाऊं एकदम ब्रूस ली और मैंने जोर से दीवार में मारा तो दीवार में छेद हो गया और मेरा हाथ फंस गया, ये हो गया केमिकल एड्जॉर्प्शन। क्या बोल रहा हूं? हल्के से मारा, हल्के से टच किया तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और जोर से मारा कि दीवार में छेद हो गया और मेरा हाथ फंस गया, वो हो गया केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब मैं इससे आपको सारी चीजें समझाता हूं। मतलब अगर आपको दीवार में अपने हाथ को फंसाना है, दीवार में अपने आप को हाथ को फंसाना है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। देखो हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा यार 80 से 240 किलो जूल पर मोल, इसमें थोड़ी लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन रहती है। उसके अलावा मतलब एक्चुअली ये एनर्जी रिलीज्ड है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। देखो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अरे भाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि तुम्हें शुरू में कितनी एनर्जी चाहिए। अब तुमको तो सिर्फ दीवार को अगर टच करना है तो कोई एनर्जी थोड़ी नहीं चाहिए, धीरे से टच कर दो तो नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स रिक्वायर्ड। दीवार को मान लो दीवार बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में मुझे मारना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। इसमें एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ी कम रिलीज होती है। इसमें क्योंकि दीवार में फंस जाएगा आपका हाथ तो भैया स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएगा दीवार और आपके हाथ के बीच में, उसको निकालना मुश्किल होगा। इधर की तरफ तो कमज़ोर फोर्सेज होंगे, वैन डर वाल फोर्सेज। अब एक बात सुनो भाई, फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो कोई भी कर लेगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो कोई भी कर लेगा। भाई मैं आया मैंने भी कर लिया, एक छोटा बच्चा आया उसने भी हाथ टच कर दिया, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो कोई भी कर लेगा। मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक टू एनीवन। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन, दीवार में मुक्का मार के छेद करना, ये कोई गिने चुने लोग ही कर पाएंगे। ब्रूस ली जैसा हो गया या कोई और हो गया, जैकी चैन जैसा हो गया, सिर्फ यही लोग कर पाएंगे, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो ये भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की एक प्रॉपर्टी है कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसको हर कोई कर लेगा। लेकिन ये वाला क्या है, स्पेसिफिक है, कोई एक दो लोग ही कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? उसके अलावा अगर आप देखोगे कि कौन सा वाला रिवर्सिबल है, कौन सा वाला इरिवर्सिबल है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन यार
रिवर्सिबल। अरे भाई मैंने दीवार पे टच किया और हटा लिया, टच किया हटा लिया, मतलब मैं एड्जॉर्प्शन कर भी सकता हूँ, उसको आसानी से रिवर्स भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने दीवार में मुक्का मार के बहुत ज़्यादा जोर से छेद कर दिया तो अब उसको हटाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो दिस वन इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर, देखो ये वाला क्या है, रिवर्सिबल है, और ये वाला क्या है, इरिवर्सिबल है, याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये वाला स्पेसिफिक नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी आएगा, मैंने दीवार पे टच कर दिया, छोटा बच्चा है उसने भी दीवार पे टच कर दिया, तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, और ये तभी बन पाएगा जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करेगा, और इसमें भी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे ही डिपेंड करेगा। चलो यहां पर एक बात और है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है मल्टी मोलिकुलर होगा। भाई मैंने दीवार पे हाथ टच कर दिया, फिर कोई मेरे और पीछे आया, उसने मेरी कमर पे हाथ टच कर दिया, फिर कोई और पीछे आया, उसने उसके पीछे वाले की कमर पे हाथ टच कर दिया। तो टच करते जाओगे तो ऐसे लेयर्स बनती जाएंगी। लेकिन दीवार पे छेद तो कर दिया आपने, ब्रूस ली ने मान लो दीवार पे छेद कर दिया, अब अगला जो बंदा आएगा वो क्या उसकी कमर में छेद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन तो सिर्फ एक ही बार बनेगी, मोनोमोलिकुलर लेयर होगा। उसके बाद अगर कोई बंदा आता है तो वो खाली कमर को टच करेगा, फिर उसके पीछे वाला कमर को टच करेगा। तो पहली लेयर में केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद सारे के सारे क्या होंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होंगे। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मल्टी मोलिकुलर लेयर होगा, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन सिंगल लेयर होगा। आपको कोई 3-4 डिफरेंसेस याद रखने इनमें से, ठीक है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ये प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है, ये भी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है। चलो ठीक है, अब इसमें ना टेम्परेचर वाला ग्राफ देख लेते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। देखो ना, ध्यान से सुनना, केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर मैं x/m वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं केमिकल एड्जॉर्प्शन में, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बनाऊं x/m वर्सेस टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, तो ध्यान से सुनना, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा ही होगा। और याद रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होते हैं, तो ये तो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, ये तो होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। अब तुम बोलोगे सर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा है, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल रहेगा। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, एंड बिकॉज सम एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये एब्सोल्यूट जीरो पे या 0 केल्विन पे ये प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में तो एनर्जी चाहिए होगी। तो शुरू में क्या होगा, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और एक बार जब मेरे को सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है तो उसके बाद में क्या होगा फिर, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो यही वाला बिहेवियर आने लगेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली ना 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला वाला जो बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, EA इज रिक्वायर्ड। लेकिन इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ाने पे x/m की वैल्यू कम हो रही है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। तो ऐसे ग्राफ अपने बनेंगे। इधर देखो यार, ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वाले मैंने ग्राफ बना दिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर की। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर को हमने रख दिया फिक्स और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और गैसेस के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। तो x/m वर्सेस प्रेशर देखेंगे तो ऐसे बढ़ेगा। और मान लो देखो कोई भी सरफेस कुछ ऐसा रहता है यार, है ना, कितना भी स्मूथ सरफेस हो उस पर कुछ ना कुछ ऐसे ही रफ सरफेस तो दिखेंगी। अगर हम लोग एकदम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो साइट होती है ना, इनको बोलते हैं एक्टिव साइट्स, जहां पर अपने एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स जो है वो आके चिपकते हैं। दीज आर नोन एज एक्टिव साइट्स। इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, एक्टिव साइट्स बोलते हैं। तो जब मैं मान लो कि 1000 एक्टिव साइट्स हैं,
कितनी है, 1000 एक्टिव साइट्स हैं। शुरू में 100 पार्टिकल्स आए, 100 का एडजॉर्प्शन हो गया। अब तुमने 200 पार्टिकल्स ले आए तो 200 का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। एक बार जब तुमने ये 1000 की 1000 साइट्स पूरी भर दी, अब उसके बाद में तुम कितने भी पार्टिकल्स लेके आओ, 1500 लेके आओ, 2000 लेके आओ, साइट्स तो 1000 ही है ना, तो 1000 पार्टिकल्स ही भर पाएंगे। तो एक बार जब पूरी साइट्स भर गई हैं, उसके बाद में आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ, सैचुरेशन आ गया है, उसके बाद में अपना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो ये अपना फिर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, मतलब सारी की सारी साइट्स क्या हो गई हैं, भर गई। क्लियर, अंडरस्टूड। अब इसमें ना एक और भी अपना फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी अपन लोग करेंगे। सैचुरेशन प्रेशर वाला फंडा हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। सारी की सारी ऑल द एक्टिव साइट्स आर फिल्ड, तो उसके बाद में आप कितना भी प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाते जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आता है फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। भैया इस पे सवाल आएगा, इस पे सवाल आएगा, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ तो वही है, लेकिन इस पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे सवाल आएगा। तो x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर जो है वो फ्रेंडलिस्ट ने दिया था मैथमेटिकली 1909 में, ठीक है। तो x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 हिस्सों में। अगर तुम शुरू में देखोगे एकदम लो प्रेशर पे, तो ये लीनियर कर्व दिखेगा। क्या दिखेगा बोलो, लीनियर कर्व दिखेगा। और लास्ट में देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब इधर की तरफ देखोगे तो ये प्रेशर के साथ में चेंज हो ही नहीं रहा है, p की पावर 0, और इधर देखोगे तो लीनियरली चेंज हो रहा है, तो p की पावर 1। समझ पा रहे हो क्या, p की पावर 0 और p की पावर 1। तो देखो ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेशंस क्या है। एकदम लो प्रेशर पे, किस पे, एकदम लो प्रेशर पे, किस पे देखो, एकदम लो प्रेशर पे, एट वेरी वेरी लो प्रेशर ये लीनियर बिहेव करेगा। तो x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, या फिर x/m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू p। एकदम हाई प्रेशर पे देखोगे तो ये प्रेशर के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो p की पावर 0 हो जाएगी। तो यहां पर है p की पावर 1, यहां पर है p की पावर 0, तो बीच में क्या होगा, p की पावर सम नंबर विच इज इन बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं बोल दूंगा उसको p की पावर 1/n, p की पावर 1/n। तो एकदम लो प्रेशर पे देखा तो क्या हो गया, देखो एकदम लो प्रेशर पे p की पावर 1 होगा, एकदम हाई प्रेशर पे p की पावर 0 होगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, p की पावर 1/n, p की पावर 1/n। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं। एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर कैसा होगा बोलो, ये लीनियर है, तो x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। एकदम लो प्रेशर पे p की पावर 1 होगा। और फिर कम होते 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 एट वेरी हाई प्रेशर, जब आप सैचुरेशन आ चुका है तब क्या करेंगे, एट वेरी हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। शुरू में p की पावर 1 और लास्ट में p की पावर 0, तो बीच में क्या होगा, p की पावर 0.5 आया होगा, 0.4 आया होगा, 0.3 आया होगा, तभी तो लास्ट में 0 हुआ होगा। तो बस x/m के इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, p की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल होगा, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अरे n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1/n तो 1 से कम आएगा ना, समझ में आई बात। तो ये अपना आ जाएगा x/m वर्सेज p का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये एकदम लो प्रेशर पे हो गया p की पावर 1, हाई प्रेशर पे हो गया p की पावर 0, और बीच में जो प्रेशर्स आएंगे उसमें x/m क्या हो जाएगा, k इंटू p की पावर 1/n आ जाएगा। अब इसमें देखो दो ग्राफ आते हैं, एक आता है x/m वर्सेज p का, x/m वर्सेज p का ग्राफ तो ऐसा आएगा, है ना, x/m वर्सेज p का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। लेकिन लोग x/m वर्सेज p का ग्राफ पूछते हैं, क्या करते हैं, लोग x/m वर्सेज p का ग्राफ पूछते हैं। तो आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन में लोग ले लो, तो लोग x/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x/m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1/n। तो लोग x/m क्या हो जाएगा, लोग x/m हो जाएगा लोग ऑफ k इंटू p की पावर 1/n। अब लोग a इंटू b क्या होता है, लोग a प्लस लोग b, तो ये लिख देंगे लोग k और प्लस लोग k प्लस लोग p की पावर 1/n। तो जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये 1/n टाइम्स लोग p हो जाएगा। अब आप लोग x/m को y एक्सिस पे रख लो, और ये y एक्सिस पे, और ये रख लो x एक्सिस पे।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पर log x बाई एम वर्सेज log p का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ग्राफ अपना आएगा ऐसा, और एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/n आ जाएगी, और ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना आ जाएगा? log k आ जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या है यार? ये हाई टेम्परेचर्स पे फेल हो जाएगा। उसके अलावा जो एडजॉर्प्शन हम लोग कंसिडर करते हैं वो मल्टी मोलिकुलर कंसिडर करते हैं, ये सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन में ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मल्टी मोलिकुलर है तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में ही एप्लीकेबल होगा ये। ठीक है, चलो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। अब जैसे गैसेज का किया था वैसे ही बस सॉल्यूशन में हो जाएगा। गैसेज में क्या था बताना? x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n था, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा? ये गैसेज के लिए था। अब सॉल्यूशन फेज में से क्या करेंगे? x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू सी की पावर 1/n कर देंगे, ये सॉल्यूशन फेज में हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम आएगा, वही का वही ग्राफ अपना यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ देख लो, ये देख लो यार, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n था, यहाँ पर k इंटू सी की पावर 1/n आ जाएगा। c क्या होगा? अपना कंसंट्रेशन होगा। उसके बाद में ये एडजॉर्प्शन आइसोबार्स, मतलब जिसमें टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन देखेंगे, तो मैंने बताया था फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में शुरू में बढ़ेगा और फिर कम होगा। देखो यहाँ पर, क्योंकि शुरू वाले पार्ट में हमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है, और क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशंस देख लो यार, ये कुछ एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस वेयर एडजॉर्प्शन इज यूज्ड। तो मैंने पहला तो बताया गैस मास्क में, वो एकदम मस्त सा मास्क दिखाया था मैंने। ठीक है, चारकोल यूज करते हैं पॉइजनस गैसेस को वो कर लेता है। डाइंग ऑफ क्लोथ, जो कपड़ों की डाई वगैरह होती है उसमें भी एडजॉर्प्शन यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल यूज करते हैं। वो सिलिका जेल क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉल्यूशन है कोई, उसमें से कलर्ड इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए, जैसे गन्ना जो होता है ना, गन्ना वो कलर्ड रहता है, तो उसमें बेसिकली उसको इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए यूज़ करते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, चलो उसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी ये यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अरे भाई मान लो 4-5 गैसेज हैं, उनको सेपरेट करना है तो आप चारकोल डाल दो उसमें, चारकोल कुछ गैसेज को एडजॉर्ब कर लेगा, कुछ को नहीं करेगा, तो वो बाकी सेपरेट हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बीमारियों के इलाज में होता है, जैसे हम लोग जो दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अंदर जाके बेसिकली जो भी जैसे पॉइजनस चीज़ें हैं तो वो पॉइजनस चीज़ें उस ड्रग के सरफेस पे क्या हो जाएंगी? एडजॉर्ब हो जाएंगी, फिर तुम बाद में अपने सिस्टम से बाहर निकल जाएंगी, है ना? समझ रहे हो कैसे निकल जाएंगी, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी एडजॉर्प्शन यूज होता है। हार्ड वाटर का सॉफ्टनिंग में भी ये यूज होता है। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग आ जाते हैं कोलाइडल स्टेट पे। ठीक है, कैटलिसिस वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, कैटलिसिस वाला पार्ट डिलीट हो गया है, तो अब हम लोग डायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जिसमें अपने जो पार्टिकल्स की रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रहती है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, कई जगह पर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर भी लिखा रहता है, कई जगह पे 1 से 1000 भी लिखा रहता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने कहा दोनों ही सही है। भाई मान लो पानी में नमक डाला आपने, नमक के पार्टिकल्स एकदम टूट जाएंगे और आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो तो क्रिस्टलॉइड हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। और अगर पानी में आपने मिट्टी डाल दी तो वो डायरेक्टली सेटल डाउन हो जाएगी, तो वो हो गया सस्पेंशन। उनके बीच वाला जो होगा, पानी में चॉक पाउडर डाल दिया, कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, धुंधलापन आ जाएगा, तो वो क्या होगा? अपना कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है अपना, ठीक है ना? क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। क्रिस्टलॉइड्स मतलब ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। और कोलाइड्स मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और अगर 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है तो उसको हम लोग सस्पेंशन डिक्लेयर कर देंगे। कोलाइडल सॉल्यूशंस में स्टार्च आता है, ग्लू, जिलेटिन, ये सारे अपने कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट होता है, वैसे यहाँ पर डीपी और डीएम होता है। डीपी डीएम ये वर्ड आपने सुने होंगे,
है, इंस्टाग्राम पे बहुत यूज़ करते हैं अपन लोग, डीपी भेजो, डीएम करो, ये करो, वो करो। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, जो डिसकंटिन्यूअस अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा वो डिस्पर्स फेज, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। सो इट्स जस्ट लाइक ए सोलवेंट इन द सॉल्यूशन, और यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक ए सोल्यूट। पानी में नमक मिलाया तो नमक सोल्यूट है, एक तरह से डिस्पर्स फेज का काम करेगा। पानी सोलवेंट है, डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगा। 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो एक ट्रू सॉल्यूशन हो गया, एक सस्पेंशन हो गया, एक कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, और सस्पेंशन मतलब जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोलाइडल सॉल्यूशन बोल देंगे। सही है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। पानी में नमक डाल दिया तो वो वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें पार्टिकल्स का साइज एकदम कम होता है। ठीक है। सस्पेंशन हिट्रोजीनियस मिक्सर है, जिसमें इनसोल्यूबल पार्टिकल हो जाएंगे, पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। जैसे पानी में अपन ने मिट्टी डाल दी, आंखों से देख भी सकते हैं, देखो पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े होंगे। पानी में मिट्टी वगैरह डाल दी, देखो ये मिट्टी वाला एग्जाम्पल है अपना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन, अच्छा याद रखना ना, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हिट्रोजीनियस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे मिल्क भी एक एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। मिल्क अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज हिट्रोजीनियस इन नेचर। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हिट्रोजीनियस इन नेचर, और साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो कुछ बीच में होगी, देखो ऐसे, ये दूध जो है अपना कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस है बट एक्चुअली क्या है, ये हिट्रोजीनियस है यार। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपना NaCl वाली बातें हो गई। अब उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, बस 1 नैनोमीटर से कम होगा, और इसमें 1000 से ज़्यादा, और इसमें 1 से 1000 के बीच में। ये 1 से 1000 के बीच वाली रेंज को हम लोग कोलाइडल रेंज भी बुलाते हैं। ये होमोजीनियस होगा और ये बाकी दोनों हिट्रोजीनियस होते हैं। विजिबिलिटी, इसमें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसमें नेकेड आइज से देख सकते हैं, इसमें नेकेड आइज से तो नहीं लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। स्टेबिलिटी, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। नमक में कहाँ सेटल डाउन होते हैं, इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसमें ईजिली सेटल डाउन नहीं होंगे लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से करवा सकते हैं। मिल्क को ऐसे उसमें मशीन में डाल लेंगे तो घी बन जाएगा, वो वाला प्रोसेस। फिल्ट्रेशन, तो इसमें क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो वो फिल्टर पेपर से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इधर की तरफ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर चाहिए होते हैं, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन होता है या पार्चमेंट पेपर होता है। इधर नॉर्मल फिल्टर पेपर भी काम कर जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद में टाइप ऑफ कोलाइड्स कैसे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। देखो यार, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो गैस वाला मिक्सर है ना, गैस मिक्सर, वो अपना एक्चुअली होमोजीनियस हो जाएगा। गैस मिक्सर इज होमोजीनियस। जैसे अपनी एयर है, तो यार एयर में, जिस एयर में अभी आप सांस ले रहे हो वो एक्चुअली क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है, और होमोजीनियस मिक्सर है तो इसलिए वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 टाइप के सॉलिड हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको ये एग्जांपल्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी, ठीक है ना, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। जैसे 2 मेनली इंपॉर्टेंट है, एक इमल्सन इंपॉर्टेंट है। मान लो पानी में आपने शहद मिला दिया, बेसिकली लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है ना उसको हम लोग इमल्सन बुलाते हैं। तो लिक्विड वाला क्या हो जाएगा, इमल्सन होगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको और 1-2 एग्जांपल्स बताए हैं। लिक्विड वाला इमल्सन है, सॉलिड इन लिक्विड वाला सोल है, और ये जेल होता है, लिक्विड इन सॉलिड। ये 3 आप याद रख लो, हो सकता है कि आपसे इन्हीं पे सवाल पूछ ले। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग टाइप के सोल की। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो हाइड्रोसोल बोल देंगे, एल्कोहल है तो एक्वासोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल, एयर है तो एरोसोल भी बोल देंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे कहते हैं डिवाइड करेंगे। तो देखो ना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे हैं तो बोलेंगे कि भाई हाँ लायोफिलिक है, दोनों के बीच में प्यार है। और अगर दोनों के बीच में नफरत है तो बोलेंगे लायोफोबिक है। ठीक है ना, तो लायोफिलिक भी हो सकता है और लायोफोबिक भी हो सकता है। अब इनमें डिफरेंसेस बहुत सिंपल है भाई। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में प्यार है
तो वो तो पास में आना चाहेंगे अपने आप ही, तो वो मतलब वो आसानी से बस खाली आप डायरेक्ट उनको मिक्स कर दो, अपने आप बन जाएंगे। दीज आर फॉर्म्ड बाई इजीली मिक्सिंग। अब इधर की तरफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों एक दूसरे के पास में रहना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर उनको एक साथ आप रखना चाहते हो तो आपको कोई स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर देखेंगे तो एक्चुअली बड़े साइज के होते हैं, इधर की तरफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं ताकि वो कोलाइडल रेंज में आ जाएं। विजिबिलिटी देखोगे तो नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप एंड दे कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। स्टेबिलिटी भाई लायोफिलिक, अगर घर में दो लोग रह रहे हो, दोनों के बीच में प्यार है तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। दोनों के बीच में नफरत है तो यार भैया बहुत दिक्कत होगी, पड़ोसी आने बार बार पड़ोसियों को आना पड़ेगा समझाने के लिए कि अरे कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, तो दे आर एक्चुअली वेरी अनस्टेबल एंड रिक्वायर ट्रेसेज ऑफ स्टेबलाइजर्स। उनमें हमें स्टेबलाइजर यूज करने पड़ेंगे। उसके अलावा हल्का फुल्का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में प्यार मेंटेन ही रहेगा। इधर हल्का फुल्का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो भैया ये वो प्रेसिपिटेट ही हो जाएंगे, कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, देखो लायोफिलिक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में प्यार है, आपने उनको मिक्स कर दिया, वो रहने लग गए। आपने एक बार उनको सेपरेट कर दिया, दोबारा से मिक्स करोगे, दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मतलब रिवर्सिबल है, एक बार तोड़ दिया, वापस से जोड़ने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा। इधर की तरफ क्या है, इरिवर्सिबल है, आपने मुश्किल से कहीं किसी तरीके से उनको साथ में लेके आए थे आप उनको, अब मान लो किसी ने उनको तोड़ दिया तो अब दोबारा सिंपली मिक्स करने से नहीं होगा भाई, फिर से कोई स्पेशल मेथड ही लाना पड़ेगा, तभी जाके वो एक दूसरे के पास में आ पाएंगे। अब ये दो बातें हैं जो थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो लायोफोबिक में आपको याद रखना है कि विस्कोसिटी जो है वो डिस्पर्जन मीडियम जितनी होगी और सरफेस टेंशन भी डिस्पर्जन मीडियम जितनी होगी। मतलब कि डिस्पर्स फेज के ऐड करने से ना तो विस्कोसिटी पे फर्क पड़ा ना सरफेस टेंशन पे। इधर की तरफ क्या होगा, विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि डिस्पर्स फेज वाले पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, तो विस्कोसिटी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे भी खुद सोचो ना यार, मतलब ऐसे जुगाड़ बता रहा हूँ, जब यहाँ पर प्यार है तो टेंशन क्या होगी, कम हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन यहाँ पर कम। विस्कोसिटी गाढ़ापन क्या होगा, बढ़ जाएगा और इधर की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टिंडल इफेक्ट की बात करेंगे तो लायोफिलिक कोलाइड्स जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं एंड ये वाले टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, याद रखना भाई। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के बेसिस पे। तो तीन टाइप के हो सकते हैं, एक मल्टी मोलिकुलर, एक मैक्रोमोलिकुलर और एक एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये एसोसिएटेड कोलाइड्स जो है वो एक्चुअली अपना मिसेल्स वाला ही एग्जांपल है। कौन सा वाला है, मिसेल वाला ही एग्जांपल है। मल्टी मोलिकुलर क्या होगा यार, नाम से ही समझ में आ रहा है। मल्टी मोलिकुलर मतलब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स जो हैं, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स वो मिलके, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स जो हैं वो लोग मिलके एक ऐसा बड़ा पार्टिकल बना देंगे जो कि कोलाइडल रेंज में एग्जिस्ट करेगा। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक ऐसा पार्टिकल बना देंगे जो कोलाइडल रेंज में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात? जैसे इसका एग्जांपल है गोल्ड और सल्फर के मॉलिक्यूल्स। गोल्ड सोल जो बनता है, सल्फर सोल जो बनता है, वो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड का ही एग्जांपल। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस रहते हैं। दूसरा हो गया मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो मतलब एक ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि वो डायरेक्टली कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। भाई हमको कोलाइडल रेंज लानी है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो यहाँ पर मैक्रोमोलिकुलर में क्या होगा, एक ही पार्टिकल इतना बड़ा है। जैसे पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, जो अपने ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन होते हैं, स्टार्च है, ये सब अपने मैक्रोमोलिकुलर में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपना आ जाएंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स यानी कि मिसेल्स। मिसेल्स जो हैं यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, है ना। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप भी इस पे आता है। तो मिसेल में एक छोटी दो तीन बातें याद रखनी है। पहला कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से नीचे तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर वो मिसेल फॉर्मेशन दिखाते हैं। और वो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है वो होती है CMC, दैट इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं आपसे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होती है? द कंसंट्रेशन अबव विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, या फिर बिलो ए नॉर्मल कंसंट्रेशन, या फिर बिलो CMC
दीज सॉल्यूशंस बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशंस बट अबव CMC दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग मिसेल्स। तो मतलब CMC ये है, सोप्स के लिए 10⁻³ मोल पर लीटर के आसपास में रहती है CMC। तो CMC से नीचे तो क्या होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, मतलब जैसे पानी में नमक मिलाते हैं वैसे ही ट्रू सॉल्यूशन, और उससे ऊपर क्या होगा, ये मिसेल फॉर्मेशन दिखाने लग जाएंगे। और यहीं पर टेम्परेचर की बात करोगे तो क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर ऐसा होता है, ये क्राफ्ट टेम्परेचर है TK, तो इसके नीचे तो ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ये मिसेल फॉर्मेशन दिखाने लग जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एट क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो सोप्स के लिए ये जो कंसंट्रेशन होती है CMC वो 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर के आसपास में होती है। एग्जाम्पल अपने सोप एंड डिटर्जेंट हो जाएंगे। तो अब हम लोग मिसेल का मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये। तो देखो ना यार, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जैसे सोडियम स्टेरेट है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है वो पोलर हेड होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आयनिक पार्ट है तो ये पोलर हेड है, और ये कार्बन वाली चीज़ है, ये नॉन पोलर टेल है, पूंछ है। तो मतलब ये डायग्राम आपने बखूब भी देखा होगा यार काफ़ी बार। ठीक है ना, जो सर है वो पोलर है, और ये जो पूंछ है वो नॉन पोलर है। ये जो हेड है ना वो पानी में घुलना चाहता है, और जो पूंछ है वो पानी से दूर भागती है। मतलब हेड इज योर हाइड्रोफिलिक एंड दिस पूंछ इज योर हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागती है। तो जब नॉर्मल कंडीशंस में देखोगे, देखो ये वाटर लविंग है और ये वाटर रिपेलिंग है। तो नॉर्मल कंडीशंस में देखेंगे तो ऐसा सिचुएशन रहेगा, देखो ऐसा सिचुएशन, क्योंकि हेड है वो तो पानी के पास में रहना चाहता है, वाटर लविंग है तो अंदर होगा। ये पूंछ जो है वो पानी से नफरत करती है तो वो बाहर की तरफ ऐसे रहेगी, और सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा कर दोगे, CMC से ऊपर कर दोगे, तो क्या होगा, ये जो देखो बाहर पानी है, मतलब पूरा ऐसे समझो कि बाहर जो है वो पूरा क्या है, पानी है। सुनना ध्यान से, ये बाहर पानी है, ठीक है ना, ऐसे पानी है। तो अब ये जो हेड है ये तो क्या चाहेगा, पानी के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहे। तो देखो बाहर की तरफ अगर इन्होंने कर रखा है, ये ऐसे पानी है, ऐसे समझो ये ऐसे पानी है, तो ये हेड है, ये पानी के कांटेक्ट में आना चाहता है तो ये बाहर की तरफ रखेगा, और ये पूंछ है वो पानी से दूर जाना चाहती है तो ये अंदर ऐसे छुप गई हैं ताकि पानी के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो ऐसा मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा, और एक मिसेल में 60 से 70 मॉलिक्यूल्स के आसपास में इकट्ठे हो जाएंगे। और ये जो मिसेल है वो अब अपना कोलाइडल रेंज में आएगा। ये पार्टिकल काफ़ी छोटा था, लेकिन ये एक जो मिसेल बना है ये कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, और इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे बन जाएंगे ये मिसेल। कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये ऐसे मिसेल बना के रहेंगे। अब इससे गंदगी कैसे साफ होगी, देखो ये कपड़ा है मान लो अपना, वैसे मान लो मेरी शर्ट है, गंदी हो गई, मैं खाना खा रहा था, दाल गिर गई इस पर तो थोड़ा ऑयली हो गया है ना, तो ये डर्ट है मान लो कुछ, ठीक है, क्लोथ है और इस पर कुछ डर्ट है, ये कुछ गंदगी है, मतलब थोड़ा मैंने बड़ा सुंदर तरीके से दिखाने की कोशिश करी है, ग्रीस या फिर ऑयल है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाले पार्टिकल्स जो है वो इसमें, ये जो हेड है ये तो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है ना, अरे ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, मतलब ये तो पानी से प्यार करता है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, ये पानी से नफरत करती है, मतलब तेल से प्यार करेगी एक्चुअली। ये पूंछ यार, पानी और तेल ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, और इसका दुश्मन पानी है और तेल का दुश्मन भी पानी है। तो सुना है कभी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बेसिकली ये पानी से अगर नफरत करती है तो तेल से प्यार करेगी, तो ये क्या करेगी, इधर आके बैठ जाएगी। क्या करेगी, इधर आके बैठ जाएगी। ऐसा देखो, ये ऐसे इधर आके बैठ जाएगी, समझ रहे हो क्या, देखो ऐसे आके बैठ गए, क्योंकि ये वाला पानी से नफरत करता है लेकिन तेल से तो प्यार करेगा, तो तेल के पास में आके बैठ गई। और जो ये लाल वाला पार्ट है ये पानी से प्यार करता है, नहीं समझ पा रहे हो, अरे जो लाल पार्ट है वो पानी से प्यार करता है तो पानी के पास में रहना चाहेगा। ये तेल से प्यार करते, तेल के पास में रहना चाहेगा। अब आप अगर इधर से वाटर फ्लो करवाओगे, हैं, टंकी के नीचे रख दो, उसको थोड़ा पीटो लकड़ी से, तो ये सब क्या होंगे फिर, ये पूरा का पूरा, ये जो है वो तेल को नहीं छोड़ेगा, ये पानी को नहीं छोड़ेगा, तो पानी जैसे बहेगा तो ये पूरा का पूरा इस सोप को ही अपने साथ में लेके चला जाएगा, यहाँ से कपड़े से उठा के, और बोलेगा चलो तुम हमारे साथ चलो। तो यहाँ से ऐसे करके चले जाएंगे,
समझ में आया? ये कुछ मैंने वो एग्जाम्पल्स दिए थे। चलो अब हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं इनको फटाफट से। कुछ कुछ रिएक्शंस है। कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड मतलब कि कंडेंस मतलब जुड़ना, छोटे पार्टिकल्स, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स जब जुड़ के कोलाइडल रेंज में आते हैं तो कंडेंसेशन मेथड कहलाता है। जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन में 4 टाइप के हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन में जैसे ये है H2S + Br2, H2S का ऑक्सीडेशन कर दिया आपने, सल्फर का ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये सल्फर सोल बन गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे रिडक्शन भी हो सकता है, गोल्ड सोल बन गया, मान लो ये गोल्ड का रिडक्शन हो गया, देखो गोल्ड +3 में था 0 में आ गया तो ये गोल्ड का रिडक्शन हो गया है, तो गोल्ड सोल बन गया। तीसरा है हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ में रिएक्शन करवा दो तो ये हाइड्रोलिसिस से भी सोल बन गया। और फोर्थ है डबल डिकम्पोजिशन, जैसे जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती थी वैसे ही यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन जाएगा, ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन क्या होता है? बड़ा पार्टिकल है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, उसको आपने तोड़ के छोटे पार्टिकल में ले आए तो वो हो जाएगा अपना डिस्पर्जन। अब यहाँ पर मैकेनिकल डिस्पर्जन, वो आपने चक्की देखी है क्या जिससे गेहूं को आटे में कन्वर्ट करते हैं, तो बस वैसे ही बड़े बड़े पार्टिकल्स को इधर से डालोगे सस्पेंशन को तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के डाल देगा। सवाल जो आता है ना वो इस पे आता है यार, किस पे आता है? इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन या ब्रैडिग्स आर्क मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अपना कंडेंसेशन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। अपन ने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड में तो पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े, ये पूरी इलेक्ट्रोड देखो हमको दिखाई दे रही है। जब आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ये डायरेक्टली वेपराइज हो जाएगा, यहाँ से इंटेंस हीट की वजह से वेपराइज हो जाएगा और ऊपर जाने लगेगा, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब जब छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, बाहर आपने बर्फ रख रखी है, पानी बहुत ठंडा है, मतलब इलेक्ट्रोड्स के आसपास वाले एरिया में, इतने एरिया में ही तो हीट है ना। अब इतना एरिया से जब बाहर जाएगा वो पार्टिकल तो बहुत ही ठंडा है बाहर, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे और वैसे ही वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। मतलब ऐसा है कि कोलाइडल रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो क्या होगा कि 1000 नैनोमीटर से डायरेक्टली पहले ये इसमें आ जाएगा, किसमें? 1 नैनोमीटर से भी कम में, तो पहले डिस्पर्जन होगा क्योंकि यहाँ पर इंटेंस हीट की वजह से वेपराइजेशन हो गया है। अब फिर ठंड की वजह से ये कोलाइडल रेंज में आ जाएगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा। तो याद रखना है कि ये जो ब्रैडिग्स आर्क मेथड है इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे सवाल पूछ सकते हैं ब्रैडिग्स आर्क मेथड पे। सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो सोल होते हैं वो हम लोग इसी मेथड से बनाते हैं, ठीक है, इसी मेथड से बनाते हैं यार। देखो यहाँ पर हीट हो गए वो वेपराइज होगा पहले और वेपराइज से फिर डायरेक्टली कंडेंसेशन हो जाएगा। चलो पेप्टाइजेशन मेथड ये भी देख लो यार। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? मान लो आपने प्रेसिपिटेट बनाया, AgCl का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, वो जो प्रेसिपिटेट है वो क्या करेगा? कॉमन आयंस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, कॉमन आयंस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। जैसे FeOH3 का प्रेसिपिटेट था, उसमें आपने FeCl3 डाल दिया तो Fe3+ आयंस एडजॉर्ब हो जाएंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, ये भी प्लस 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 हो जाएगा, तो सारे प्लस प्लस वाले पार्टिकल्स बन जाएंगे। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो अच्छा है भाई। मान लो एक पे प्लस आ जाता, एक पे माइनस आ जाता, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, चिपक जाते, तो कोएगुलेशन हो जाता, सेटल डाउन हो जाते। ये प्लस प्लस वाले एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे और पूरा ऐसे घूमते रहेंगे, इधर उधर ब्राउनियन मोशन करते रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। तो ये चार्ज की वजह से भी, चार्ज इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब हम लोग प्योरिफिकेशन देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो प्योरिफिकेशन में डायलिसिस यूज करते हैं, जैसे हमारे ब्लड के लिए भी डायलिसिस मेथड यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये है एक डायलिसिंग मेम्ब्रेन होते हैं। इस मेम्ब्रेन की खास बात क्या है कि इसमें से ना छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। पानी इधर से फ्लो करवाएंगे तो इधर से जो अपनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो निकल के चली जाएंगी, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड इधर निकल के चला जाएगा, और जो अपने डिस्पर्स फेज वाले पार्टिकल्स हैं वो यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सेसिव डायलिसिस करते गए
हल्की फुल्की इंप्योरिटीज भी जरूरी होती है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। अगर आपने एक्सेसिव डायलिसिस कर दिया तो सारी की सारी इंप्योरिटीज निकाल दिए, सारे के सारे क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स निकाल दिए, तो फिर वो सॉल्यूशन मेंटेन नहीं रह पाएगा, उसका कोएगुलेशन हो जाएगा। तो हल्की फुल्की इंप्योरिटीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो वैसे नॉर्मल जो प्रोसेस होता है डायलिसिस का वो थोड़ा स्लो होता है, उसको फास्ट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं। तो वैसे तो होता है अपना डायलिसिस अगर हम लोग प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी अपना दिया हुआ है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, उसमें ना इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। तो इलेक्ट्रोड्स लगा दोगे, देखो ये इलेक्ट्रोड्स अगर आपने लगा दिए तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे, याद रखना, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे, ठीक है। चलो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर बना देते हैं जिसके जो छेद है उनकी साइज जो है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसमें से फिर ये वाले भी पार्टिकल्स निकलने लगेंगे। चलो ठीक है, हो गया ये बात। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज में ब्राउनियन मोशन है यार, पार्टिकल्स का इधर से उधर मूव करना है, ऐसे ये डायग्राम देखा होगा, जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन बुलाते हैं, ठीक है। ब्राउनियन मोशन में दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है अपना साइज ऑफ पार्टिकल्स, जितना ज़्यादा होगा ब्राउनियन मोशन उतना ही कम, उसके अलावा विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर डिस्पर्जन मीडियम जितना गाढ़ा है तो पार्टिकल्स के मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अरे तुम सोचो, तुम अपना हाथ हवा में हिला पा रहे हो, पानी में थोड़ा धीरे हिला पाओगे, शहद में बिल्कुल हिला ही नहीं पाओगे, तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो अपना मोशन उतना ही कम होगा। तो लेसर इज द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी कम तो फास्टर इज द मोशन, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से ब्राउनियन मोशन में इंपॉर्टेंस क्या होता है, ब्राउनियन मोशन में पार्टिकल्स इधर उधर भागते रहते हैं तो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपके आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में अपना टिंडल इफेक्ट है यार। टिंडल इफेक्ट में सिंपल सी बात है, कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट के लिए दो कंडीशन लिखी हुई है, ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। मतलब टिंडल इफेक्ट मतलब यार लाइट जो है उसका रास्ता हमको विजिबल हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि दोपहर के 3-4 बजे अगर आपने रूम एकदम बंद कर रखा है, अंधेरा अंदर, लेकिन अगर आप हल्का सा दरवाज़ा खोलोगे तो उसमें से ऐसे लाइट आती हुई दिखाई देगी। अरे थिएटर में चले जाओ, वहाँ पर ऊपर ऐसे लाइट जाती हुई दिखाई देती है, वो भी टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे। एक्चुअली उसका रीज़न ये है, दो कंडीशंस होती हैं टिंडल इफेक्ट के लिए, ठीक है ना, दो कंडीशंस होती है। मैं आपको इधर दो कंडीशन बता देता हूँ, ये वाली दो कंडीशन। एक जो डिस्पर्स फेज वाले पार्टिकल्स है ना, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में ना वो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की साइज छोटी होने की वजह से वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। तो दीज आर टू कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। पहला कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके अलावा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अगर बहुत कम डिफरेंस हुआ, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट आसपास में हुआ, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, उस केस में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। पहला कंडीशन क्या बोला, साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, और जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, मतलब दूर दूर होना चाहिए। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, एक का बहुत ज़्यादा है, उस केस में टिंडल इफेक्ट हो पाएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें देखो यार चार्ज होता है, मैंने बताया था पेप्टाइजेशन की वजह से चार्ज आता है, उस चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी आती है, और साइज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से कलर भी चेंज हो जाता अपना, ठीक है। चार्ज का मैंने आपको बता दिया। और ये वाला एग्जांपल देख लो, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अगर AgNO3 इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ KI, मतलब ये सॉल्यूशन है KI का, उसमें मैं AgNO3 ऐड कर रहा हूं, तो प्रेसिपिटेट तो AI का बनेगा। और KI में AgNO3 ऐड कर रहे हो तो हम लोग मानेंगे कि KI एक्सेस में है, KI एक्सेस में है, क्योंकि बाहर से AgNO3 ऐड कर रहे हैं तो AgNO3 थोड़ा कम ऐड किया होगा, KI एक्सेस में है, तो मतलब I- पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे।
I माइनस का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। अगर AgI का प्रेसिपिटेट है तो या तो एडजॉर्प्शन होगा Ag प्लस का या I माइनस का। अब यहाँ पर I माइनस एक्सेस में है तो I माइनस का एडजॉर्प्शन हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल अपना बन जाएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड लेयर बन गई प्राइमरी लेयर, तो अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और ये प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। ये प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसको बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है? प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो जाएगा उसको हम लोग जीटा पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, चलो अगर मैंने AgNO3 में Ki डाला है तब क्या होगा? AgNO3 में Ki डाला है तो AgI का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, Ag प्लस आयंस का एडजॉर्प्शन, तो ये प्राइमरी लेयर ये सेकेंडरी लेयर ये हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं, ये वाला एग्जांपल। अगर FeOH3 का प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, या फिर ऐसा देख लेते हैं पहला, व्हेन FeCl3 इज एडेड टू हॉट वाटर, ठीक है, और दूसरा होगा FeCl3 इज एडेड टू NaOH। अब इसमें देखो यार, FeOH3 का प्रेसिपिटेशन होता है, FeOH3 का प्रेसिपिटेशन होगा, इधर भी FeOH3 का प्रेसिपिटेशन होगा। कौन से केस में लगता है कि आपको OH माइनस एक्स्ट्रा होंगे? भाई गर्म पानी है तो ज़्यादा OH माइनस तो होंगे नहीं, NaOH है तो मतलब OH माइनस बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर OH माइनस का एडजॉर्प्शन होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बनेगा। क्या होगा बोलो? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बनेगा। और इधर की तरफ देखोगे तो हॉट वाटर है, OH माइनस ज़्यादा होंगे नहीं, तो Fe3 प्लस का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता है। और इसी वजह से ध्यान से सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका मास डिटरमाइन करने से पहले उसको धोते हैं, क्योंकि उस पे ना आयंस ऐसे चिपके हुए रहते हैं, तो धोने से ये सारे आयंस वगैरह हट जाएंगे और तब उसका एक्चुअल मास हमको मिलेगा कि कितना मिला है। अरे भाई ऐसे समझो, आपके पास में एक चुंबक है, आपको इस चुंबक का मास करना है, लेकिन मास करने से पहले ये थोड़ा मिट्टी में गिर गया, तो मिट्टी में क्या होगा, उस पे थोड़े से आयरन पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। अब अगर आप चुंबक का मास निकालोगे तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, जितना एक्चुअली चुंबक का मास है उसे थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि उस पर पार्टिकल्स भी चिपके हुए हैं, तो पहले उसको धो लेना चाहिए अगर वो मिट्टी में गिर गया था तो वैसा ही है ये। सरफेस केमिस्ट्री में NCERT का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में प्रेसिपिटेट का मास डिटरमाइन करने से पहले उसको धो क्यों लेना चाहिए, क्योंकि उस पर कॉमन आयंस जो हैं वो एडजॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है यार कोएगुलेशन का। किसका है बोलो? कोएगुलेशन का। छोटा सा है, मैं बता देता हूं आपको, हार्डी-स्कल्ज रूल। हार्डी-स्कल्ज रूल, देखो आपने कभी देखा होगा कि एक दिन बारिश हो रही है मान लो, तो बारिश के जस्ट बाद में क्या होता है कि मौसम ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, साफ़ हो जाता है, क्योंकि जो धूल मिट्टी वाले पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। देखा है? तो बस वैसे ही अगर मान लो कि ये मेरे पास में कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें पार्टिकल्स ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं आराम से, है ना, चार्ज पार्टिकल्स है, मान लो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सभी पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, बाहर से क्या ऐड करोगे बोलो? अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो उसका जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? इनसे चिपक जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इनसे चिपक जाएंगे, सेटल डाउन करवा देंगे इनको। क्यों? तो प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन या प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज कोएगुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन बोलते हैं। अब जो कोएगुलेशन है वो कैसे करवाया जा सकता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, या फिर मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड, मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्यूशंस
भाई एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो न्यूट्रलाइज होकर सेटल डाउन हो जाएंगे। हीट कर सकते हो, ठीक है, उससे भी सेटल डाउन हो सकता है। अब अगर एक बात बताओ, मेरे पास में नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है, 4 नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है तो उसके लिए कोएगुलेशन के लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होंगे तो Al3+ देखो, Mg2+ देखो और Na+ देखो, तो कोएगुलेटिंग पावर क्या होगी यार? कोएगुलेटिंग पावर ये होगी भाई, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ही आसानी से सेटल डाउन करवा सकता है। ये +3 है तो ये 3 लोगों को लेके मरेगा, -1 वाला, -1 वाला, -1 वाला, 3 लोगों को लेके सेटल डाउन हो जाएगा। Mg2+ है 2 लोगों को लेके, Na+ है खाली 1 लोगों को लेके सेटल डाउन होगा। तो कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर तो ये होगा। और कोएगुलेशन वैल्यू देखोगे, कोएगुलेशन वैल्यू तो Al3+ का सबसे कम, Mg2+ का ज़्यादा और Na+ का उससे भी ज़्यादा। कोएगुलेशन वैल्यू मतलब कितनी अमाउंट हमें ऐड करनी पड़ेगी। यार मान लो मेरे को 300 सिपाही मारने हैं, कितने सिपाही मारने हैं? 300 सिपाही मारने हैं। तो ये वाला बंदा, इसके तो 100 सिपाही ही काफ़ी रहेंगे, क्योंकि इसका एक बंदा 3 लोगों को मारेगा, तो इसके 100 सिपाही इसके 300 लोगों को मार देंगे। ये वाला बंदा 150 लगेंगे, और ये Na+ है तो पूरे के पूरे 300 डालने पड़ेंगे, तब जाके वो 300 लोगों को मार पाएंगे। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ कोएगुलेटिंग पावर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर द कोएगुलेशन। ठीक है, अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल में देखोगे, पॉजिटिवली चार्ज सोल में देखोगे तो कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर FeCN6 की सबसे ज्यादा, फिर PO4 3 SO4 2 Cl-, यही होगा यार। और कोएगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, FeCN6 उससे ज़्यादा PO4 3 उससे ज़्यादा SO4 2 उससे ज़्यादा Cl-। समझ में आया? बोलो, क्लियर है क्या? तो ये अपना पार्ट हो गया कोएगुलेशन का। ठीक है, तो कोएगुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है यार? प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन यूजिंग सम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाहर से इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करना, मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज सोल्स, या फिर क्या वो हीटिंग, वो भी हो सकता है। तो दोस्तों ये अपना हो गया है पार्ट कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे सेशंस जो है वो हो गए होंगे क्लियर। तो अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। और PDF में मैं अभी डाल दूंगा कमेंट में।